आज हम दोनों को खेत पर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। कटहल को काट कर मंडी में बेचना है। जितनी जल्दी कटहल को मंडी में ले जाएंगे उतना ही अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है टुनू जी, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। गुड़िया बेटी, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। और सुनो, मैंने रसोई में तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर रख दिया है। भूख लगे तो खा लेना। माँ, घर लौटते समय मेरे लिए एक कटहल लेकर आना। मुझे कटहल खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ा सा कटहल लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रीमा अपने पति टुन्नू को लेकर खेत पर चली जाती है। रीमा और टुन्नू खेत पर जाकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारे कटहल में कीड़े लगे हुए थे। ये क्या हुआ टुन्नू जी? हमारे खेत में तो कीड़े लगे हुए हैं। सारे कटहल खराब हो गए हैं। रीमा, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं खेत में दूसरी फसल कैसे लगाऊंगा? मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं है। मैंने सोचा था कि इन कटहल को मंडी में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और फिर उन पैसों से खेत में अच्छी फसल लगाऊंगा। टुन्नू जी, आप हिम्मत मत हारिए। सोच समझकर काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रीमा, मैं सोच रहा हूँ कालू कब्बे से थोड़ा सा कर्ज ले लूं और दूसरी फसल लगाऊं। आप ठीक कह रहे हैं टुन्नू जी, लेकिन उससे पहले हम अपनी खेत की अच्छे से सफाई करेंगे, तभी तो हम नई फसल लगा पाएंगे। फिर टुन्नू कुल्हाड़ी से 2 कटहल के पेड़ों को काट लेता है। तभी अचानक रीमा को एक कटहल खेत में गिरा हुआ दिखाई देता है। टुन्नू जी, ये देखिए, यहाँ पर एक कटहल गिरा हुआ है। ये कटहल बहुत ताजा लग रहा है। इसमें तो कोई भी कीड़ा नजर नहीं आ रहा। अरे रीमा, ये तो मुझे कोई जादू लग रहा है। सारे कटहल में तो कीड़े लगे हुए थे, लेकिन ये कटहल ताजा नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ टुन्नू जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब मैं ये कटहल घर ले जाती हूँ। गुड़िया को कटहल खाने का बहुत मन कर रहा था। फिर रीमा कटहल को लेकर अपने घर जाती है। माँ, मैंने आपसे एक कटहल लाने के लिए कहा था। क्या आप मेरे लिए कटहल लेकर आई हो? हाँ गुड़िया बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक ताजा कटहल ले आई हूँ। फिर रीमा चिड़िया अपनी बेटी के लिए उस कटहल को काट कर देती है और गुड़िया आराम से खाने लगती है। फिर सुबह रीमा उस एक कटहल के बीज को अपने खेत में बो देती है। उधर टुन्नू कालू कौवे से कर्ज मांग रहा था, लेकिन कालू कौवा टुन्नू को कोई कर्ज देने से मना कर देता है। अब मैं क्या करूं? अब हमारा घर कैसे चलेगा? कालू ने तो कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया। मैं कहां से नए बीज खरीद कर लाऊंगा और नई फसल कैसे उगाऊंगा? कोई बात नहीं टुन्नू जी, कल खेत में हमें जो कटहल दिखाई दिया था, मैंने उस कटहल के बीज निकालकर अपने खेत में बो दिया है। अगले दिन रीमा और टुन्नू अपने खेत में पहुंचते हैं तो वहां एक पेड़ के ऊपर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से वो पेड़ बोलने लगती है। टुन्नू, रीमा, मैं परीलोक की कटहल का पेड़ हूँ। एक दिन परी कटहल ले जा रही थी तो गलती से तुम्हारे खेत में एक कटहल गिर गया था। तुमने उसी कटहल के बीज को अपने खेत में बो दिया था। अब तुम दोनों आराम से मुझसे कटहल ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना और हमेशा गरीबों की मदद करना। और तो और मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा कटहल का घर देना चाहती हूँ। तुम लोग आराम से उसमें रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते और हमसे जितना हो पाएगा उतना हम गरीब पक्षियों की मदद करने की कोशिश करेंगे। रीमा और टुन्नू उस पेड़ से ढेर सारे कटहल तोड़ते और उन्हें मंडी में बेच देते। फिर वे उन्हीं कटहल को तोड़कर गरीब और ज़रूरतमंद पक्षियों में बांटते हैं। ये सब कालू कौवे से देखा नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, ये टुन्नू एक ही दिन में इतना अमीर कैसे हो गया और ऊपर से गरीबों की मदद कर रहा है? मैंने तो इसके पेड़ों पर कीड़े छोड़े थे, इसके पेड़ खराब हो गए थे, लेकिन अब इसके खेत पर कटहल के पेड़ कहाँ से आ गए? लगता है कीड़ों से काम नहीं बना। अब मुझे इसके पेड़ों को जलाना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा टुन्नू के खेत पर आता है और कटहल के पेड़ को आग से जलाने लगता है। जैसे ही वो उस पेड़ को आग लगा रहा था, उल्टा उसके पूंछ पर ही आग लग जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं तो पेड़ को आग लगा रहा था, मेरे पूंछ को आग कैसे लग गया? मैंने ही तेरे पूंछ को आग लगाया है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर दोबारा तू यहाँ नजर आएगा तो तुझे जलाकर मार दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, दुष्ट कौवे। जादुई पेड़ की बातें सुनकर कालू कौवा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह माँ, ये कटहल का घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटा,
अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से इस कटहल के घर में रह सकते हैं। इस तरह वो लोग उस कटहल के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक घने जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी से एक साथ रहते थे। उन दिनों उस जंगल में कभी भी बारिश हो रही थी। पक्षियाँ उस समय अपने अपने घोंसले में छुपे बैठे थे। गोरी, क्यों ना हम पहाड़ों के ऊपर जाकर मजे मजे के फल खाएं? मैंने सुना है वहाँ पर इन दिनों मीठे फल मिल रहे हैं। क्यों ना हम उन मीठे फलों को खाकर अपना भूख मिटाएं? हाँ कालू जी, ये बात मैंने भी सुनी है। जल्दी से चलिए, मीठे फल खाकर हम कुछ मीठे फल घर भी ले आते हैं। वैसे भी मैं इन दिनों दाने खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। अब मीठे मीठे फल खाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगी। मम्मा, तुम लोगों के साथ मीठे फल खाने के लिए। नहीं मुन्नी बेटा, अब तो तुम उड़ भी नहीं सकती हो ना। हम लोग तुम्हारे लिए भी मीठे मीठे फल लेकर आएंगे। तुम घोंसले में ही रहना, कहीं पर भी मत जाना। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। क्या हुआ गुड़िया बेटी, तुम इतनी नाराज क्यों हो? मम्मा मम्मा, आप तो मुझे कई दिनों से घोंसले से बाहर नहीं ले जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे जंगल में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, तुम घोंसले में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल लेकर आऊंगी। पता नहीं फिर कब बारिश शुरू हो जाए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। तभी उसे गोरी और कालू दिखाई देते हैं। गोरी, कालू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कालू, रानू चिड़िया की आवाज सुनकर वो दोनों रानू के पास आते हैं। कालू, गोरी, तुम दोनों इस समय कहाँ जा रहे हो? फिर कालू रानू को सारी बातें बताने लगता है। वो दोनों पहाड़ों के ऊपर मीठे फल खाने जा रहे हैं। कालू, गोरी, आजकल बारिश कभी भी हो रही है। मेरी बात मानो, तुम दोनों वापस घर चले जाओ। इसमें तुम दोनों की ही भलाई है। रानू, तुम तो खुद कुछ करती नहीं हो, हमें क्यों टोक रही हो? हम दोनों मीठे फल खाने के लिए पहाड़ों के ऊपर जरूर जाएंगे, क्योंकि हमको बरसात से बिल्कुल डर नहीं लगता। हम लोग तुम्हारी तरह एक ही घोंसले में नहीं रह सकते रानू। हम लोग तो आजाद पक्षी हैं। तुम घोंसले में ही रहे ना, हम लोग तो पहाड़ चढ़कर मीठे मीठे फल खाएंगे। जल्दी चलिए कालू जी यहाँ से। फिर वो दोनों रानू की बातें अनसुना करके पहाड़ी वाले जंगल चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया के पास कबूतर आता है। रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर रानू चिड़िया को पुकारने लगता है। तभी रानू चिड़िया बाहर आती है और कबूतर और उसको हफ्ते हफ्ते कुछ बताने लगता है। रानू वो, कालू और गोरी, रानू वो तूफानी बारिश। अरे कबूतर भैया, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझे नहीं आ रही। तभी वहाँ पर मिठू तोता आता है और रानू से कहता है, रानू, पहाड़ों के ऊपर जोरदार बारिश हो रही है। कालू और गोरी शायद वहाँ फंस गए हैं। मैंने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मेरी बात ना मानकर पहाड़ों के ऊपर फल खाने के लिए चले गए। शायद मूसलाधार बारिश की वजह से उन दोनों को कुछ भी हो सकता है। हम तीनों को जाकर उन दोनों की जान जरूर बचानी होगी। रानू चिड़िया की बात मानकर वो दोनों भी रानू के साथ पहाड़ों के ऊपर आते हैं। वहाँ पर जाते ही वो तीनों को बारिश का सामना करना पड़ता है। वो तीनों कालू और गौरी को खूब ढूंढ रहे थे। तभी कुछ पौधों में से कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारी कोई मदद करो, हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। कृपा करके हम दोनों को यहाँ से बचाओ। वो तीनों वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं। वो तीनों देखते हैं कि कालू और गौरी कुछ पौधों के नीचे फंसे हुए हैं। कबूतर मिट्ठू भैया, जल्दी से उस पेड़ को निकालो, वरना कालू और गोरी मर जाएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू जल्दी जल्दी से पौधे और पेड़ की शाखाएं उन पर से हटा देते हैं। कालू और गौरी तेज बारिश की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। कबूतर मिट्ठू, ये दोनों बेहोश हो गए हैं। लगता है इन दोनों को अब हमारे जंगल ले जाना होगा, तभी ये ठीक हो सकते हैं। फिर वो तीनों कालू और गोरी को एक बड़े से टोकरी में रखकर अपने जंगल वापस ले आते हैं। फिर वो सब उन दोनों का होश में आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये मैं कहाँ हूँ गोरी? और मैं तो पहाड़ों के ऊपर मीठे फल खाने के लिए गए थे। फिर वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए थे। फिर तेज हवा का झोंका आया।
फिर हम दोनों के ऊपर पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गईं। फिर हम दोनों उधर ही बेहोश हो गए थे। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को सारी बातें बताने लगती हैं कि कैसे उन तीनों ने उन दोनों की जान बचाई। कालू गोरी, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। हम तुम दोनों को सही सलाह देते हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। उस तेज बारिश की वजह से तुम दोनों को अगर कुछ होता तो क्या होता था? जरा सोचो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। रानू, हमें माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हारी बात ना मानकर वहाँ चले गए और हम दोनों को सजा भी मिल गई। हाँ रानू, तुमने हमारे लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम दोनों को माफ कर दो। इस तरह उस दिन कालू और गौरी की जान कबूतर, रानू और मिट्ठू की वजह से बच गई। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक घने पेड़ पर एक छोटा सा घर था, जहाँ रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। वो घर बांस की पतली टहनियाँ, घास और सूखे पत्तों से बना था। उनका घर उतना भी मजबूत नहीं था। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी। टुन्नू चिड़ा सुबह सुबह जंगल में दाना ढूंढने जाता था और रानू चिड़िया घर संभालती। उनकी बेटी गुड़िया बहुत चंचल थी। वो पूरे दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती थी, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे बहुत गरीब थे। कई बार खाना कम पड़ जाता तो टुन्नू और रानू अपनी भूख मारकर गुड़िया को खाना खिलाते थे। उस जंगल में 2 दुष्ट कौवे रहते थे। वे बड़े, काले और चालाक थे। उनकी लंबी नुकीली चोंच और बुरी आंखें हमेशा किसी कमज़ोर पक्षी को ढूंढती रहती थीं, जिससे वे कुछ छीन सके। उन्होंने जंगल के छोटे पक्षियों को डराना शुरू कर दिया। वे हर दिन किसी न किसी का दाना छीनते या किसी का बनाया हुआ घर। कालू जी, इस बारिश के वजह से हमारा घर तो टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? और तो मुझे अब भूख भी लग रही है। तुम चिंता मत करो गौरी, पहले हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं, फिर पेट भरने के बाद किसी कमजोर पक्षी से घर छीन लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। उन्हें रास्ते में कबूतर दिखाई देता है। कालू जी, इस कबूतर के पास तो सेब है। सेब खाकर तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। मुझे तो सेब देखकर मुंह में से पानी आ रहा है। अरे गंदी चोंच वाले कबूतर, वो सेब मुझे दे देना, वरना मार मार के मोर बना दूंगी। ना बाबा ना, बड़ी मुश्किल से इस बारिश में मुझे सेब मिला है। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे कबूतर, अगर तूने सेब नहीं दिया तो शाम को तेरा घर आकर तेरा घर तोड़ दूंगा। अच्छे से कह रहा हूँ, यहाँ पर सेब रखकर यहाँ से चला जाना, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा की बातें सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है और वो सेब वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर कालू और गोरी मजे मजे से वो सेब खाने लगते हैं। खाकर वो दोनों उड़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में लाडो दिख जाती है। वो दोनों लाडो के पास जाकर उससे उसका घर छीन लेते हैं। उसका घर भी बहुत कमज़ोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था, और वो उसके घर में आराम से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू के घर में खाना खत्म हो चुका था। पापा मुझे बहुत भूख लग रहा है पापा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटा, मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी जोरों की हवा आती है, जिसके कारण उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। टुन्नू जी, हमें इस घर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घर कभी भी टूट सकता है। तुम चिंता मत करो रानू, पहले मैं गुड़िया के लिए कुछ फल लेकर आता हूँ, फिर घर का सोचेंगे। ऐसा कहकर खाना ढूंढने के लिए टुन्नू जंगल चला जाता है। वापस आते समय रास्ते में कालू और गोरी टुन्नू को रोक लेते हैं। अरे वाह टुन्नू, इस बारिश में तुझे जामुन कहाँ से मिले? ये जामुन तो मुझे दूसरे जंगल में मिले। मैं तो ये जामुन तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा तू ये जामुन? ये जामुन तो हमें पता है कि कैसे छीनना है। टुन्नू कुछ कह पाता, इससे पहले ही दोनों ने झपट कर उसके 2 फल छीन लिए और उसकी पिटाई करके वहाँ से चले गए। बेचारा टुन्नू घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब मुझे कैसे न कैसे करके गुड़िया के लिए खाना ले जाना होगा। गुड़िया तो भूखी होगी। एक काम करता हूँ, मैं मिट्ठू तोता से कुछ अनाज उधार ले लेता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू मिट्ठू के पास जाकर कुछ अनाज मांगकर अपने घर ले आता है। टुन्नू जी, आपके सर पर ये चोट कैसे लगी? रानू में कुछ फल लेकर आ रहा था ना, तो कालू और गोरी से लड़ाई हो गई थी। उसी वक्त पर मुझे ये चोट लगी। पापा अभी अभी मुझे एक उपाय आया है। क्यों ना हम लोग एक नारियल से नारियल का घर बना ले। इस बारिश के मौसम में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं।
हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। इस बारिश के मौसम में नारियल का घर तो बाहर से मजबूत रहेगा और अंदर से गर्म। रानू, तुम जंगल जाकर एक बड़ा सा नारियल लेकर आना और मैं दूसरे जंगल जाकर ढेर सारे फल लेकर आता हूँ। टुन्नू दूसरे जंगल जाकर ढेर सारे फल लेकर आता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया एक बड़ा सा नारियल लेकर आती है। फिर चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से नारियल को खोखला करने लगती है। थोड़े समय बाद चिड़िया उस नारियल से अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है। अरे वाह माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ढेर सारा खाना है और एक मजबूत सा घर है। वो लोग उस घर में आराम से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया ने एक बड़ा और मजबूत घर बनाया है। अरे कालू जी, मैंने सुना है कि रानू चिड़िया ने एक बड़ा सा घर बनाया है। गोरी, चलो हम जाकर रानू चिड़िया से उसका घर छीन लेते हैं और इस बारिश के मौसम में हम लोग आराम से रह पाएंगे। हाँ कालू जी, चलो ऐसा ही करते हैं। इस बारिश के मौसम में हम लोग उस घर में आराम से रह पाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा रानू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, गरीब चिड़िया, जल्दी से इस घर से बाहर निकल। ये घर अब से हमारा है। तुझे तो पता है ना, अगर तू बाहर नहीं निकलेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गोरी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। हम लोग तो ये घर छोड़कर बाहर नहीं आएंगे। फिर वो दोनों चिड़िया का नारियल का घर अपने नुकीले चोंच से तोड़ने लगते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद कालू कौवे का चोंच टूट जाता है। इस तरह उन दोनों को उन लोगों की गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने नारियल के घर में बारिश के मौसम में खुशी खुशी से रहने लगती है। अरे ओ टुन्नू के बच्चे, जल्दी बाहर आ। आइए आइए कालू सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ओ टुन्नू, आज की तारीख तुझे याद भी है? आज किराया देने की तारीख है। तूने 4 महीने से किराया नहीं दिया। अभी के अभी मुझे किराया दे, वरना यहाँ से बाहर निकल। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। हमको और थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मेरी बहू रानी को अभी अभी छोटी सी बच्ची हुई है। हम बच्ची और माँ को लेकर इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ जाएंगे। ये ड्रामा तो तुम्हारा हर महीने का हो गया है। इससे अच्छा तो मैं नया किराएदार रख लूं। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीवी और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा? वो सब तू देख, ये मेरा परिवार नहीं है। फिर सेठ कालू कौवा टुन्नू को उसके परिवार के साथ घर से बाहर निकाल देता है। वे सब कुछ कपड़े और थोड़ा खाना लेकर गर्मी हवाओं में घूम रहे थे। हे ऊपर वाले, कितनी गर्मी पड़ रही है। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप सब हिम्मत रखिए, हमको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना ही होगा। वो देखिए, वहाँ बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है। हम सब वहाँ चलकर हमारा सर ढक लेते हैं। फिर वो गरीब चिड़िया का परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगता है। रात होते ही वे उसी पेड़ के नीचे फटा पुराना कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन वो गरीब परिवार पेड़ के नीचे ही दिन और रात गुजरते हैं। अचानक एक रात झोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू जी, ये क्या बारिश हो रही है? कहीं इस बारिश में माँ जी और गुड़िया बीमार पड़ गए तो? हमारे पास दवाई पानी के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ राणो, तुम सही कह रही हो। माँ चलिए, यहाँ से कहीं और चलते हैं। मगर कहाँ बेटा, हमारे पास रहने के लिए ठिकाना ही नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, मैंने आते समय एक शौचालय देखा था। अब जंगल के पक्षी उस शौचालय को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम चलकर उधर ही रहेंगे। पापा, हम शौचालय में कैसे रहेंगे? छी, वहाँ से बदबू आती है। हाँ गुड़िया, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमको वहाँ अब रहना ही पड़ेगा। हाँ गुड़िया, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमको वहाँ अब रहना ही पड़ेगा। फिर रानो चिड़िया शौचालय के अंदर जाकर वहाँ की अच्छे से सफाई करती है, लेकिन वहाँ की बदबू वैसे ही रहती है। वे सब उसी बदबू में रात गुजारते हैं। गुड़िया, तुम दादी माँ का ध्यान रखना। हम कुछ काम ढूंढ कर आते हैं और खाने के लिए भी कुछ लेकर आते हैं। फिर पति पत्नी आसपास के घरों में काम ढूंढने निकल जाते हैं। तभी एक घर की मालकिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, अरे अरे, तुम वही हो ना जो सामने वाले शौचालय में रहती हो? जी मेमस साहब, लेकिन वो तो हमारी मजबूरी है। अगर आप हम दोनों को कुछ काम दे देंगी तो हम किराए के घर में रहेंगे। तुम सब वहाँ सोते हो? छी छी छी, नहीं नहीं, तुझे तो मैं अपने घर में घुसने भी ना दूं।
छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। उन सबका शौचालय में रहना किसी को पसंद नहीं आता, जिस कारण उन्हें कोई काम नहीं देता। रानो चिड़िया अपने घर से बचा कुछ आटा लाकर रोटियां बनाती है। फिर सभी एक एक रोटी खाकर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। सुबह होते ही पति पत्नी फिर से काम की तलाश में निकलते हैं। तभी झाड़ियों में पड़ा घायल कबूतर नजर आता है। टुन्नू जी, ये कबूतर तो जिंदा है, इसकी अब भी सांसें चल रही है। जल्दी से चलिए, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोनों मिलकर घायल कबूतर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो दोनों उस दिन कबूतर ठीक होने तक वहीं रहते हैं। तभी कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी वहां आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप दोनों वही हो ना जो शौचालय में रहते हो? शौचालय में? मगर तुम सब शौचालय में क्यों रहते हो? वो तो बहुत ही गंदी जगह है। क्या बताऊं कबूतर भैया, हम जैसे गरीबों पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा फूलों का खेत है। मैं टुन्नू को उसमें अच्छी नौकरी दूंगा। और हाँ, तुम सबको अब शौचालय घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेरा एक पुराना घर है, तुम सब उसमें अब आराम से रह सकते हो। और रानो बहन, तुम अब मेरे घर में काम कर सकती हो। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। उस दिन के बाद से टुन्नू कबूतर के फूलों की खेत में और रानो चिड़िया कबूतर के घर में काम करने लगते हैं। अब वो सब शौचालय से निकलकर कबूतर के दूसरे घर में रहने लगते हैं। अब उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू चिड़िया मिट्टी के मटके बनाकर अपना जिंदगी गुजारा करती थी। रानू सुबह से शाम तक मिट्टी के मटके बनाती। उन मिट्टी के मटकों को लेकर कालू कौवा जंगल में बेचा करता था। लेकिन अब समय बदल गया है। पहले की तरह कोई भी पक्षी कालू से मिट्टी के मटके नहीं खरीद रहा था। इसी कारण कई दिनों से अब रानू चिड़िया को 1 रुपए का लाभ भी नहीं हो रहा था, उल्टा उसे तो नुकसान ही हो रहा था। माँ, आजकल के समय में आपसे मिट्टी के मटके कौन खरीदेगा? वैसे आप ये सब छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? गुड़िया बेटा, मुझे इस काम के अलावा और कुछ काम भी आता भी तो नहीं है ना। अब मैं कौन सा काम करूंगी? दूसरे दिन कालू कौवा मिट्टी के मटके बेचकर रानू के पास आता है और उसे कहता है, रानू बहन, आज सिर्फ 1 मटके का ही बिक्री हुआ है। पूरे 30 मिले हैं। मैंने 10 रुपये रख ली, ये 20 तुम रख लो। कालू भैया, सिर्फ 1 मटका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? रानू बहन, अब मैं तुम्हारे मटके जंगल के पक्षियों को नहीं बेच सकता। सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ, सिर्फ मुझे दिन के 10 रुपये मिलते हैं। ऐसा कहकर वहाँ से कालू कौवा चला जाता है। कालू जी, सिर्फ 10 रुपए में क्या होगा? आप उस चिड़िया के पास काम करना क्यों नहीं छोड़ते? कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? गोरी, कल से मैं उस चिड़िया के मटके बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं दूसरा कुछ काम ढूंढ लूंगा। एक दिन रानू चिड़िया धूप में काम कर करके थक जाती है और अपने मटके से पानी पीने लगती है, गर्मी से राहत पाने के लिए। पक्षी पहले तो मिट्टी के मटकों से पानी पिया करते थे, लेकिन अब पता नहीं इन पक्षियों को क्या हो गया है। अब सेहत खराब करने वाले फिर से पानी पी रहे हैं। तभी सोचते सोचते रानू चिड़िया को एक उपाय आता है। वो तुरंत कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, सुनिए ना, मुझे अच्छा एक उपाय सूझा है। क्या है वो? अगर मैं मिट्टी से फ्रिज बनाऊंगी तो कैसा रहेगा? रानू बहन, लगता है मिट्टी में काम कर करके तुम्हारा दिमाग भी मिट्टी का बन गया। मगर कालू भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रानू, तुम ही पागलों जैसे बातें कर रही हो। मिट्टी से फ्रिज कौन बनाएगा और कौन खरीदेगा? कालू गौरी, ये पागलों वाली बातें नहीं है। अगर हम मिट्टी के मटके में पानी रखेंगे तो वो कितना ठंडा हो जाता है। अगर हम मिट्टी से बना हुआ फ्रिज में जो भी रखेंगे वो भी ठंडा ही रहेगा ना। रानू बहन, अब तुम चलो, जाओ यहाँ से। हम दोनों का दिमाग मत खाना। पागलों जैसे बातें करने यहाँ आ गई हो तुम। कालू और गौरी गुस्से में रानू को वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया बहुत कोशिश करके कई सारे मिट्टी के फ्रिज बना लेती है। वो सब फ्रिज अपने ठेले पर रखकर जंगल के पक्षियों को वहाँ बुलाने लगती है। मिट्टी का फ्रिज ले लो, सस्ते में मिट्टी का फ्रिज। इसमें जो भी रखोगे वो हर एक चीज बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। रानू की बातें सुनकर वहाँ पर कई सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। पक्षियों, ये मिट्टी से बना हुआ गरीबों का फ्रिज है।
इसमें पानी डालने से खूब चलता है। इसमें जो भी चीजें रखेंगे वो ठंडे हो जाएंगे। ये 2 हिस्सों में रहता है। पीछे वाले हिस्से में पानी डालना होगा। इसी कारण बाहर का तापमान अंदर नहीं आएगा और अंदर का तापमान कम नहीं होगा। ऐसे रानू चिड़िया मिट्टी का फ्रिज कैसे चलता है? वो सब पक्षियों को बताने लगती हैं। वहाँ पर जमा हुए कुछ पक्षियों को मिट्टी का फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। वो रानू को कुछ पैसे देकर मिट्टी का फ्रिज खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा तरह तरह के पक्षी आकर रानू चिड़िया के पास से मिट्टी का फ्रिज खरीदकर उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रानू चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होती है। कालू जी, रानू चिड़िया मिट्टी के फ्रिज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेच रही है और तो और वो उस फ्रिज से कई सारे पैसे कमा रही है। गोरी बेचारी उस दिन हमारे पास आई थी ना, तुम भी तो उसे पागल पागल कह रही थी और उसको यहाँ से भगा दिया। ऐसा कालू और गौरी अपने किए करे पर पछता रहे थे। उधर रानू चिड़िया रोज रोज मिट्टी के फ्रिज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर कई सारे पैसे कमा रही थी और अपनी बेटी के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी से बिताती है।